नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। अकाल मृत्यु वक्त से पहले जिंदगी को बीच में छोड़ने वालों के लिए इस्तेमाल शब्द, ये शब्द फिर चर्चा में है। कारण महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की हवाई हादसे में मौत। हवाई हादसे की अब सीआईडी जांच होगी। मांग तो सीबीआई जांच की भी हो रही है। जब भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है, शक पैदा होता है, सवाल उठते हैं। भारत और दुनिया में इससे पहले भी ऐसी अनेक अकाल मृत्यु हुई हैं। नामचीन और अहम लोग अचानक हमारे बीच नहीं रहे। निधन की वजह अलग हो सकती है, लेकिन निष्कर्ष एक ही होता है, व्यक्ति की मृत्यु और लोगों के बीच संदेह। ऐसा शायद इसलिए होता है कि वीआईपी के जाने पर हर तरह का समीकरण बदल जाते हैं। असर परिवार, रिश्तेदार, पार्टी, सरकार सब पर पड़ता है। मौत के बाद सवालों के जवाब कई बार मिलते हैं और कई बार नहीं मिलते हैं। डेथ एक मिस्ट्री बन जाती है। कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलने लगती है। आज आपके साथ राजनीति में अकाल मृत्यु के ऐसे केस डिस्कस करेंगे जिनके बाद राजनीति बदल गई, दबदबा बदल गया, देश और दुनिया का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बदल गया। लेकिन उनकी मौत के बाद पैदा हुए शक और सवाल का समाधान नहीं मिला। मी सुनेत्रा अजित पवार, मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखील। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस 1945। लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो 1963। गुजरात के पूर्व सीएम बलवंत राय मेहता 1965। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1966। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहन कुमार मंगलम 1973। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी 1980। पंजाब हिमाचल के पूर्व राज्यपाल सुरेंद्र नाथ 1994। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया 2001। पूर्व लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी 2002। पूर्व राज्य मंत्री सिप्रियन संगमा 2004। उद्योगपति राजनेता ओपी जिंदल 2005। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम राजशेखर रेड्डी 2009। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम दोरजी खांडू 2011। भारत के पहले सीरियस जनरल बिपिन रावत 2021। पूर्व सीएम गुजरात विजय रूपाणी 2025।
पूर्व डिप्टी सीएम महाराष्ट्र अजीत पवार 2026। 16 मौत, लेकिन कारण एक, हवाई दुर्घटना या अकाल मौत। वक्त से पहले अचानक मर गए। वैसे अचानक मर जाने वालों में अगर आपराधिक हमलों या संदिग्ध मौत को जोड़ दें तो देश के कई बड़े राजनेताओं का नाम अकाल मौत की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ललित नारायण मिश्र, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे कुछ और ऐसे ही नाम हैं। लेकिन आज हम केवल ऐसे राजनेताओं की बात करेंगे जिनकी अकाल मौत के लिए हवाई यात्रा ही जिम्मेदार है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिन्हें पहले जूनियर पवार कहा जाता था क्योंकि वो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार के भतीजे थे। बाद में उन्होंने लोगों के बीच अपना मुकाम बनाया। स्थानीय लोग उन्हें दादा कहने लगे। जब हवाई यात्रा के दौरान अचानक विमान गिरा और उनकी मृत्यु हो गई तो शोक मनाने वाले दादा दादा चिल्लाकर रो रहे थे। दक्षिण भारत से बाहर अपने नेता के लिए रोने वाले समर्थक कब मिलते हैं। कहते हैं कि शरद पवार की पॉलिटिक्स का जमीनी मैनेजमेंट अजीत पवार ही देखते थे। कुछ साल के भीतर वो 2 बार अपने चाचा की पार्टी तोड़कर बीजेपी से मिले, अपनी सरकार गिराई, बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाई। दूसरी बार तो उन्होंने पार्टी तोड़ी और पार्टी का सिंबल भी कब्जा कर लिया। फिर भी उनकी लोकप्रियता बनी रही, पारिवारिक रिश्ते भी बने रहे। वो लंबे समय तक महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी रहे। उनके ऊपर कुछ बड़े घोटालों के आरोप भी लगे। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव के दौरान उनकी पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं था। कयास लगाए जा रहे थे कि वो फिर से अपने चाचा की पार्टी के साथ विलय कर सकते हैं या फिर चाचा और वो मिलकर राज्य में किसी नए समीकरण को जन्म दे सकते हैं, जिसका असर दिल्ली पर भी पड़े। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सच्चाई यह है कि 40 साल से बारामती और महाराष्ट्र के विकास का सपना देखने वाले अजीत पवार एक ऐसे हवाई अड्डे के बगल में एयर ट्रेजेडी का शिकार हुए जिसमें विमान को उतरने के इंतजाम अधूरे थे। चालीस साल तक एक आदमी कोशिश करता रहा कि वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। 6 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी तक भी पहुंचा, लेकिन फिर अचानक मौत आई और बिना मौका दिए उसे लेकर चली गई। अजित पवार की अधूरी कहानी को पूरा करने वाला एक ही शब्द है और वो है मुख्यमंत्री। जो समर्थक सीएम शपथ ग्रहण के लिए तैयार किए थे वो शोक में खड़े थे। राजनीतिक दोस्त या दुश्मन जो अपने राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए अजीत के सामने कतार में खड़े रहते थे, अब चिता पर श्रद्धांजलि के लिए फूल चढ़ा रहे थे। महाराष्ट्र की सत्ता में शिंदे की महत्वाकांक्षा और देवेंद्र फडणवीस की गद्दी के बीच एक बड़ी दीवार अब नहीं है। जब शिंदे नखरे दिखा रहे थे तब भी अजीत पवार खुलकर अपने पद और पोजीशन को स्वीकार कर सरकार बनाने के लिए तैयार थे। कल देवेंद्र फडणवीस जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ।
ये पोजीशन तब जबकि एक चुनाव प्रचार में देवेंद्र फडणवीस ने मंच से अजित पवार पर वो जुमला उछाला था जो करने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाया था। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। चाचा से बगावत करके जो पार्टी बनाई थी उस घड़ी की चाबी अब कौन भरेगा? अजीत पवार के बारे में सब कहते हैं कि वो सुबह 6 बजे उठ जाते थे, सबकी बात सुनते थे। जिस बारामती को अपना किला बनाया था अब उस विरासत को कौन संभालेगा? चाचा, बहन, पत्नी, बेटे या फिर सहयोगी? या पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा? करीब 4 दशक की जीतोड़ मेहनत 3 सेकंड में खत्म हो गई। 66 साल 6 महीने 6 दिन की जिंदगी की उड़ान रुक गई। हवाई पट्टी के पास बिखरे विमान के टुकड़े सवाल में बदल गए हैं। हाँ, यह बहुत ही बड़ी घटना महाराष्ट्र की है और इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। What happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. तो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों? इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ये डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। सवाल क्यों उठ रहे हैं? शंका क्यों है? शरद पवार को क्यों कहना पड़ा कि उनके भतीजे की मौत एक साजिश नहीं बल्कि हवाई दुर्घटना का नतीजा है? एक हवाई जहाज जिसका मॉडल लियरजेट 45 XR, जिसे कनाडा की कंपनी बम्बार्डियर एरोस्पेस ने बनाया, जिस पर मालिक का नाम लिखा है VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। विमान मुंबई से बारामती की उड़ान पर था, 2010 में बनाया गया था, टेक्निकली फिट था। उस पर अजित पवार, उनके बॉडीगार्ड विदिप दिलीप जाधव, एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थे। 15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव रखने वाले कैप्टन सुमित कपूर विमान उड़ा रहे थे। उनकी को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक थी, जिन्हें भी उड़ान का अच्छा अनुभव था। इसलिए गलती और चूक का सवाल भी नहीं था, लेकिन अचानक हुई त्रासदी ने सवालों का जंगल खड़ा कर दिया है। जांच की जिम्मेदारी फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है, जो विमान दुर्घटनाओं की टेक्निकल, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच एजेंसी मानी जाती है। यह सिविल एविएशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। 2012 से काम करना शुरू किया है। एजेंसी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स रूल्स और ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एनेक्सर 13 के तहत काम करती है। इसका मकसद दुर्घटनाओं से सीख लेकर भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकना है, लेकिन दोषी तय करना या सजा देना इस एजेंसी के अधिकार लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका काम विमानन सुरक्षा नियम बनाना है, एयरलाइंस एयरपोर्ट का ऑडिट और निगरानी करना है। ये AAIB को तकनीकी सहयोग भी देता है। मतलब इन दोनों के पास दोषी को पहचानने या उसको सजा देने का अधिकार नहीं है।
अब मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं। वो ये कि क्या 2012 से पहले देश में ऐसी कोई जांच एजेंसी नहीं थी जो विमान दुर्घटना होते ही उसकी जांच शुरू कर देती हो? क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्थापना 2012 में हुई है। हैरानी की बात यह है कि विमान सेक्टर के रेगुलेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही काम के लिए जो संस्थाएं हैं, उनके पास दुर्घटना के दोषी को पकड़ने और सजा देने का अधिकार नहीं है। शायद यही वजह है कि देश का आम आदमी विमान दुर्घटनाओं पर हमेशा आशंका से घिरा रहता है। इसे दूर करने का केवल एक ही जरिया है, वो ये कि विमान दुर्घटना में जवाबदेही तय की जाए ताकि लोगों की शंका और सवालों का समाधान हो सके। अजीत पवार के विमान के जो विवरण अब तक मिले हैं, उसके हिसाब से विमान मुंबई से बारामती के लिए सुबह 8:10 पर उड़ा। मुंबई से बारामती की हवाई दूरी 230 किलोमीटर है। इसे तय करने में 45 से 60 मिनट का वक्त लगता है। बारामती एक अनियंत्रित हवाई अड्डा है। यहाँ पर हवाई यात्रा के लिए जरूरी मौसम, उड़ान नियंत्रण के एक्सपर्ट नहीं होते। एविएशन एकेडमी के ट्रेनी या पायलट ही विमानों से बात कर विमान उतारने में उनकी मदद करते हैं। उड़ान भरने से 8 मिनट बाद विमान के पायलट ने सुबह 8:18 पर बारामती से संपर्क किया। विमान को अगली सूचना बारामती से 30 नॉटिकल माइल पर मिली। पुणे अप्रोच ने उसे उतरने की इजाजत दी, लेकिन इजाजत में एक पेच था, वो ये कि पायलट मौसम के मद्देनजर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लैंडिंग करे। चालक ने पूछा कि हवा की स्पीड और विजिबिलिटी कितनी है। जानकारी मिली हवा शांत है, विजिबिलिटी 3000 मीटर तक है। इसके बाद विमान ने रनवे के अंतिम अप्रोच पर पहुंचने की सूचना दी। रनवे दिखाई नहीं दिया। विमान ने वापस उड़ान भरी, जिसे तकनीकी भाषा में गो अराउंड कहा जाता है। फिर विमान ने रनवे 11 पर अंतिम अप्रोच की सूचना दी। पायलट ने कहा रनवे नहीं दिख रहा। सुबह 8:43 पर रनवे पर उतरने की अनुमति दी गई, लेकिन पायलट ने रीड बैक नहीं दिया। 8:44 पर रनवे के बाईं ओर आग की लपटें देखी गई। अब इस तस्वीर से समझिए कि क्या हुआ। यह है बारामती की हवाई पट्टी, जो कि जमीन से ऊंचाई पर बनी हुई है। ऐसी हवाई पट्टी को टेबल टॉप कहते हैं। जहां हवाई पट्टी के अगल या बगल में गहरी खाई हो, तो विमान को यहां इस पट्टी पर उतरना था, लेकिन वो यहां से करीब 150 फीट की दूरी पर जाकर यहां गिरा। यहां एक सीसीटीवी फुटेज की मदद लें तो देखेंगे कि जमीन पर गिरने से पहले विमान के पंख एक दिशा में तेजी से झुके और पलटे थे। इसके बाद आग का मशरूम दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में चूक कहां हुई, इसको समझने के लिए हमने कैप्टन सुजीत ओझा, पूर्व कैप्टन एहसान खालिद और सीनियर फ्लाइट कमांडेंट आलोक सिंह की मदद ली है। एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा था पहली बार लैंड करने के लिए, तो विजिबिलिटी थी 2000 मीटर की, मतलब 2 किलोमीटर की, और हेज का सिचुएशन था जो मेटा रिपोर्ट्स आए हैं। तो हेज के सिचुएशन में ये होता है कि ब्लाइंडेड रहते हैं, जो चादर होती है हवा की वो बहुत मोटी होती है, जो बहुत व्हाइटिश दिखता है, तो अच्छे तरीके से रनवे दिखा नहीं होगा। और पायलट ने ये बोला भी कि पहली बार में उनको रनवे अच्छे से नहीं दिखा, और उन्होंने एक गो अराउंड किया। गो अराउंड प्रोसीजर ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट हर एक इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस के टाइम पे, जब भी इंस्ट्रूमेंट अप्रोच होता है, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, जब आपको बाहर नहीं दिख रहा हो तो आप इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे एक पॉइंट तक आ सकते हैं, जहां से आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे ये पायलट डिसाइड करता है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं मिस्ड अप्रोच पॉइंट। ये मिस्ड अप्रोच पॉइंट पे जैसे पायलट गया पहली बार में, फिर उन्होंने देखा कि हमें रनवे नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं करने का डिसीजन लिया और दोबारा अप्रोच बनाया। लेकिन दूसरी बार में वो थोड़ा डेडिकेटेड हो गए लैंड करने के लिए, जिसकी वजह से वो डेडिकेटेड लैंडिंग की वजह से वो वहां पे आगे कंटिन्यू करें, क्या पता थोड़े आगे जाके मुझे रनवे दिख जाए, और उस वजह से ये इंसिडेंट हो गया। ये पूरी तरह से एक लैक ऑफ एमिनिटीज का इशू है। ये जो इंसिडेंट हुआ है जहां पे ना आईएलएस था ना वीओआर था, तो लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आईएलएस और वीओआर होता क्या है मैं वो बताता हूं आपको। आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, जिसमें एक पायलट को वर्टिकल एंड लैटरल गाइडेंस दोनों मिलता है, ताकि उसको फॉलो करके वो अगर विजिबिलिटी खराब हो तो वहां जाके लैंड कर सके। वेरएज वीओआर क्या कहता है, वीओआर आपको विजिबिलिटी कम होने की वजह से वो रनवे तक आपके पास आपको ला देता है, और वहां से अगर आपको रनवे दिख रहा है
तो आप प्रोसीड कर सकते हो लैंड करने के लिए। 3 किलोमीटर अगर ऊपर से आप देखते हैं तो कैसा रनवे दिखता है हमें? अभी अगर आप सामने देख पा रहे हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। और अगर आप अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको जमीन दिखाई दे रही होगी। ये जी जी। तो अब हम जब हालांकि रनवे हमारे ठीक सामने है, लेकिन वो स्लांट विजिबिलिटी है, तो उसकी वजह से हमें नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बगल से देखें तो हमें रनवे दिखेगा? हमें जमीन दिखाई दे रही, जमीन दिखाई दे रही, पर अगर हम आगे दूर तक देखें तो स्लांट विजिबिलिटी की वजह से रनवे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। और चूंकि मैंने बताया कि इस एयरपोर्ट में, बारामती एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम जिसको बोलते हैं अप्रोच लाइटिंग सिस्टम, एडवांस अप्रोच लाइटिंग सिस्टम या किसी भी तरह का लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर रनवे दिखाई दे रहा है तो आप लैंड कर सकते हैं। तो इस बेसिकली अगर हम देखें कि ये रनवे है, एयरक्राफ्ट आया रनवे पे लैंड करने के लिए, उसको रनवे नहीं दिखाई दिया या गलत जगह पे था जहाँ पे उसका अनुमान था, तो पहली बार में इसने गो अराउंड किया, मिस्ड अप्रोच किया। फिर दोबारा ये घूम करके वापस इसने अप्रोच बनाई। दूसरी बार भी इसको संभवतः रनवे नहीं नजर आया। लास्ट मोमेंट पे इसको अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में रनवे नजर आया, तो इन्होंने एक शार्प बैंक दे करके उसको लैंडिंग करने की कोशिश किया और उसी प्रयास में ये एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसा संभावित है। मतलब साफ है कि जब विमान हवा में होता है और विजिबिलिटी 3000 मीटर हो तो पायलट को रनवे तब तक नहीं दिखता जब तक कि रनवे पर लाइट्स का इंतजाम न हो। ऐसे में जो मौजूदा दुर्घटना है उसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। मौसम के कारण हुआ या खराब मौसम के साथ पायलट एरर हुआ या खराब मौसम के साथ किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये हुआ, ये सीबीआर और एफडीआर को जांच करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। जो बातें हमें मालूम है वो ये है कि पायलट ने किसी तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, लेकिन उससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स को वो जूझ नहीं रहा था। बहुत सारे, एक रीजन नहीं है, कई सारे रीजन इन्वॉल्व हैं उसमें। ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ों के एक गलत समीकरण से ये हादसे का होना नजर आ रहा है। यहाँ हवाई पट्टी पर दोनों तरफ से उतरने की सुविधा थी। एक तरफ से पायलट ने लैंडिंग नहीं की, लेकिन वो फिर लौट कर आया और दूसरी ओर से उतरने की कोशिश की। ऐसे में सवाल है कि क्या पायलट पर दबाव बनाया गया था कि वो किसी भी कीमत पर विमान लैंड करवाए, क्योंकि बारामती में अजीत पवार के एक साथ कई राजनीतिक कार्यक्रम थे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, माना जा सकता है कि जो पायलट होगा उसको ज्यादा प्रेशर होगा कि हाँ वीवीआईपी मूवमेंट्स में हमेशा रहता है, हम लोग को भी रहता है कि वीवीआईपी मूवमेंट्स में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी डेडिकेशन टू लैंड ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो वीवीआईपी को हम लेके आ रहे हैं उनको हमें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन एज अ पायलट हमेशा हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ता है, सेफ्टी कम फर्स्ट, ताकि अगर मान लीजिए कोई हमें रनवे में लैंडिंग करने में समस्या आ रही है तो हम लैंडिंग नहीं करेंगे, हम ऑल्टरनेट पे जाएंगे। और यही इकलौता एक रास्ता था जो अगर फॉलो किया जाता तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यहाँ सोचने वाली बात है कि ऐसे असुरक्षित और अधूरे हवाई अड्डे आखिर देश में क्यों हैं? विमान उतारने की बुनियादी सुविधा भी अगर नहीं है तो वहाँ विमान क्यों उतारे जाते हैं? पूरा ब्यौरा सुनने के बाद रेलवे के वो फाटक याद आ गए जिनमें आम आदमी की जिंदगी को उनके कॉमन सेंस के भरोसे छोड़ दिया जाता था। वैसे ही बारामती जैसे हवाई अड्डे पर विमान और यात्रियों की सुरक्षा को उस पायलट के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जिसे 3000 मीटर की विजिबिलिटी पर सामने से रनवे नहीं दिख रहा था। वो बगल की जमीन देखकर हवाई पट्टी का अंदाजा लगा रहा था। एविएशन के लिए यह आम बात हो सकती है, लेकिन खतरनाक है और किसी अहम पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे सिस्टम के भरोसे छोड़ना कितना सही कहा जा सकता है। जब बहुत ज़्यादा
कारण एक टाइम पे अलाइन कर जाते हैं, उस वक्त एक एक्सीडेंट होता है। सो जो हमारा दुर्घटना का जांच का प्रोसेस है ये बहुत ही साइंटिफिक है और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से लेके इसमें सर्विसिंग एरर देखना पड़ता है, इसमें क्रू एक्शन देखने पड़ते हैं, इसमें जो भी एयरपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई कमियां तो नहीं थी, वो भी देखनी पड़ती हैं और तब जाकर ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है ये पूरी होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोई 1 महीने 2 महीने का काम नहीं है, इसको कम से कम 6, 7, 8, 9 महीने भी लग सकते हैं, कई बार तो 1 साल लग जाता है। ये मेरा अपना 100 दुर्घटनाओं की जांच के ऊपर का एक्सपीरियंस है। और जैसे ही हवाई एक्सीडेंट की बात होती है, लोग सड़क और रेल दुर्घटना के आंकड़े गिनाने लगते हैं, अन्य कारणों से होने वाली मौत की संख्या बताने लगते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि मुद्दा एक्सीडेंट का नहीं है, मुद्दा सुरक्षा का, सिस्टम का है। किसी मीडियम में खतरे की आशंका को देखकर उसे दूर करने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आदमी घर से कहीं पहुंचने के लिए निकलता है, रास्ते में मरने के लिए नहीं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए यह पता चला कि हवाई दुर्घटना में जान गंवाने वाले बड़े से बड़े केस में जांच के लिए किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है। ज्यादा से ज्यादा सीबीआई, सीआईडी या स्पेशल एक्सपर्ट या टेक्निकल कमेटी के भरोसे जांच छोड़ दी जाती है। नतीजा कुछ सीमित कारणों की वजह से ऐसी हवाई दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे देश और समाज को काफी नुकसान होता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, शौकिया विमान उड़ाते थे। 23 जून 1980 में दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरी। छोटा विमान था, हवा में कलाबाजी कर रहे थे। विमान जमीन के इतने करीब आ गया कि ऊपर नहीं जा सका। नतीजा दुर्घटना में मौत हो गई। संजय गांधी की मौत की जांच के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया। पायलट की गलती मानकर छोड़ दिया गया। साजिश की भी जांच नहीं हुई। डीजीसीए की जांच के भरोसे पूरा मामला छोड़ दिया। इंटरनेशनल स्पिन एयरक्राफ्ट में तब जा सकता है कि जब हम क्या तो लैंड करने जा रहे हैं या टेक ऑफ करने जा रहे हैं और हम एंगल ऑफ अटैक इतना बढ़ा दें इसका, एयरक्राफ्ट के विंग का, कि ये लिफ्ट प्रोड्यूस करना ऑलमोस्ट कम कर दे या बंद कर दे। और उस समय पे अगर कोई डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए रडर पे बहुत ज्यादा जोर लगा दे, जो कि हमारे ये पाँव में जो रडर है ये दिखाई दे रहे हैं, अगर इसमें बहुत ज्यादा जोर लगा दे तो इट कैन गो इनटू अ डाइव लाइक दिस, और इससे रिकवरी ऑलमोस्ट नामुमकिन होती है। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता, केंद्र सरकार में मंत्री थे। 30 सितंबर 2001 दिल्ली से एक छोटे विमान में उड़ान भरी, यूपी जाना था, मैनपुरी की रैली में हिस्सा लेना, लेकिन C-90 विमान भैंसरौली गांव के पास गिर गया। सिंधिया और साथी दिवंगत हो गए। माधवराव सिंधिया के साथ हुई ट्रेजेडी को हवाई दुर्घटना का नाम दिया गया। कारण बताया गया मौसम की खराबी, विमान का नियंत्रण खोना, लेकिन कोई आयोग नहीं बना। सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए मेरी जिंदगी में थी जब मेरे पूज्य पिताजी नहीं रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो असलियत में आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती हैं। और मेरे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि उनकी आशा अभिलाषाओं को पूरा करना, एक नए पथ पे चलना, जनसेवा मेरे लिए नया था। मैं एक इकोनॉमिस्ट था बाय ट्रेनिंग, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, पर अब जनसेवा के पथ पे चलना था। अनुभव उनके साथ था, क्योंकि 13 साल 14 साल की उम्र से मैंने उनकी कैंपेनिंग की थी, बट वो केवल एपिसोडिक होता था। और मेरी पूरी जीवन की शैली बदली, और किस तरीके से
एक विचारधारा जो मेरे पूज्य पिताजी सदैव हमें बचपन पे कहते थे, पर कभी समझ में नहीं आता था, कि राजनीति लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, जनसेवा लक्ष्य होनी चाहिए। कई बार सवाल भी खड़े होते हैं, तो कई तरह की चर्चाएं भी आती है, कई तरह के कयास भी लगाए जाते हैं। अब जैसे मान लो ये घटना जो महाराष्ट्र वाली अभी हुई, उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको दूसरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं षड्यंत्र तो नहीं था या कोई इनके साथ ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये घटनाएं हमेशा जब भी होती है, ये चीजें कंपटीशन होती है। संजय गांधी होते तो राजीव गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और संजय गांधी की जो सोच थी युवाओं के प्रति, तो कांग्रेस उस दिशा में ज्यादा आगे बढ़ती है। माधवराव सिंधिया भी युवा नेता रहे, यूथ उनके साथ था, यूथ के लिए वो काम करते थे। तो ये जो कांग्रेस में जो चल रहा ना बीच में कि उम्रदराज लोगों को भी पद दे दिए गए, पदासीन रहे, मैं समझता हूँ संजय गांधी या माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट होते तो युवाओं को भी मौका मिलता उस जगह, उसमें कांग्रेस की स्थिति दूसरी होती है। YS राजशेखर रेड्डी एकीकृत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राज्य की नक्सल समस्या को खत्म किया था। कांग्रेस में कद बहुत बड़ा हो रहा था। 2 सितंबर 2009 को हेलीकॉप्टर से निकले पवूरल गुट्टा नल्लामला जंगल के पास हेलीकॉप्टर गायब हो गया। फिर राजशेखर के मरने की खबर आई, लेकिन जांच के लिए कोई औपचारिक आयोग नहीं बनाया गया। 2 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई। सीबीआई ने इंडियन एयरफोर्स और डीजीसीए के फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मिलकर जांच की। राज्य की सीआईडी ने भी जांच की। पता चला कि मौसम खराब था, विजिबिलिटी 0 थी, पायलट को इलाके की जानकारी नहीं थी, नियंत्रण खो दिया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक बात यह भी कही गई कि 500 घंटे बाद हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग होनी थी, लेकिन 582 घंटे होने के बाद भी अनिवार्य ओवरहॉलिंग नहीं की गई। पायलट को इलाके में वैकल्पिक लैंडिंग पॉइंट्स की भी जानकारी नहीं थी कि जब वो मुश्किल में फंसा तो कहीं ले जाकर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार सके। कानून में प्रावधान है कि जब कभी इस प्रकार की बहुत बड़ा हादसा होता है जिसमें कई लोगों को जान की नुकसान हो जाता है, उसके लिए जुडिशियल कमीशन बिठाने का प्रावधान है। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि उन्होंने एक ये भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उन्होंने सेटअप कर लिया है। इसके बाद उन्होंने अभी तक शायद किसी जज को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया है। आजकल जो शिकायत हो रही है कि ये भी द्वारा इंक्वायरी कर देता है, लेकिन कोई रिपोर्ट वो पब्लिक के सामने नहीं रखता। तो मेरा ये विचार है कि इस प्रकार की जब बड़ा हादसा होता है जिसमें कई लोगों को जान चले जाती है, शासन पुराने तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रिपोर्ट जल्दी आ जाए, रिपोर्ट में निष्पक्षता हो और लोगों के उसके ऊपर एक प्रकार की कॉन्फिडेंस हो। इसमें जो लिफ्ट प्रोड्यूस होता है वो इन विंग्स के द्वारा होता है। ठीक है। तो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट कहलाते हैं, जो कि ज्यादा सेफ माने जाते हैं। वेयर एज चॉपर के अंदर आपके जो ऊपर ब्लेड लगा होता है वही विंग का काम करता है। अच्छा। उसका पिच भी वेरिएबल किया जाता है टेक ऑफ करने के लिए, डिसेंड करने के लिए या गति आगे बढ़ाने के लिए। तो वो प्रोन है थोड़ा सा एयरक्राफ्ट फिक्स विंग से ज्यादा मेल फंक्शन के लिए। ये हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट 40,000 फीट तक की ऊंचाई पे उड़ते हैं, जबकि चॉपर जो है 4-5 हजार फीट तक उनकी लिमिटेड रहती है। तो उनको हमेशा अगर वेदर है तो वेदर से बाहर नहीं जा सकते, वो हमेशा वेदर के अंदर ही फ्लाई करना होता है। तो वो उनका मौसम का दुर्भाव उन पे भी ज्यादा पड़ता है। लोकसभा के स्पीकर बालियोगी पद में रहते हुए एयर ट्रेजेडी का शिकार हुए। इसे भी हवाई दुर्घटना मानकर चैप्टर क्लोज कर दिया गया। कोई आयोग नहीं बनाया। जो जांच हुई उसने बताया कि भीमावरम से अच्छे मौसम में सुरक्षित उड़ान शुरू हुई। कोवाद लंका के पास घना कोहरा था। पायलट ने हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की, सोचा नीचे जमीन है लेकिन तालाब था। गलती का एहसास होते ही हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन पिछला हिस्सा पानी से लग गया, संतुलन बिगड़ा और दुर्घटना हो गई। बालियोगी से पहले भी इन्हीं कारणों की वजह से हवाई दुर्घटनाएं हुई और उनके बाद भी हो रही हैं। डीजीसीए की जांच हुई, लेकिन सबक नहीं सीखा गया, सुधार नहीं हुए, दुर्घटनाएं होती रही।
व्यक्ति के साथ पार्टी और संगठन का भी नुकसान हुआ। बालयोगी दलित चेहरा थे, उनकी पार्टी टीडीपी को बड़ा नुकसान चुकाना पड़ा। स्थिति उठी थी, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के अचानक दफ्तर जाने से जो था कि संसद की कार्रवाई चलनी थी, तो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे हमारे पीएम सईद साहब, तो उनको ये कार्य सौंपा गया कि वह सदन की कार्रवाई चलाते रहे। और याद होगा कि उसी वर्ष एक जॉइंट सेशन हुआ था जिसमें कि पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट को पारित करा जाना था, और उस वक्त एक जॉइंट सेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता उस वक्त पीएम सईद साहब ने किया था। उसके पश्चात ये हुआ कि सदन की कार्रवाई चलती रही और फिर मई माह में फिर से चुनाव हुआ। तो उस चुनाव में शिवसेना के मनोहर जोशी को अध्यक्ष के पद पे चुना गया। पंजाब हरियाणा के गवर्नर सुरेंद्र नाथ अपने पूरे परिवार के साथ हवाई त्रासदी का शिकार हुए। 1994 में विमान के जरिए चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश जा रहे दुर्घटना हो गई। परिवार के 9 लोगों सहित 13 लोगों की जान गई। पंजाब खालिस्तान आंदोलन की वजह से तनाव में था। जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बना। जांच में बताया गया कि उतरने से पहले विमान दिशा खो बैठा और घने जंगल में पहाड़ से टकराकर नष्ट हो गया। ये गवर्नर थे तभी ये करीब हाई हिट लिस्ट पे थे, आतंकवादियों को हिट लिस्ट पे थे, और सरदार बेअंत सिंह भी हिट लिस्ट पे थे जब उन सरकार बनी, क्योंकि इन्हीं की देखरेख के दौरान ही जो है वो सारा चुनाव हुए। और जब इनका प्लेन क्रैश हुआ तो ना होना एक तब जो सबकी शंकाएं दूर हुई कि नहीं ये तो आतंकवाद का ये नहीं तो हादसा ही है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू एक हवाई त्रासदी का शिकार हुए। 30 अप्रैल 2011 को तवांग से ईटानगर जा रहे हेलीकॉप्टर गायब हो गया। कोई आयोग नहीं बना, घना कोहरा था, रास्ता दिखा नहीं, हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। बिना वेदर ब्रीफिंग के पायलट ने उड़ान भरी थी। मौसम इतना खराब था कि कई दिनों तक राहत और बचाव का काम भी शुरू नहीं हो पाया। लेकिन क्या ऐसी हवाई दुर्घटनाओं में गलती हमेशा विमानन कंपनी पायलट की होती है या वजह कुछ और भी होती है? एविएशन का और मौसम का तो शुरू से एक जिसको कि हम बोल सकते हैं नाता रहा है। और एविएशन के अंदर सबसे पहले वन ऑफ द सब्जेक्ट्स भी होता है मेट्रोलॉजी, जिसको कि हर पायलट को पढ़ना पड़ता है, अच्छी तरीके से मौसम को समझना पड़ता है, क्योंकि मौसम ना सिर्फ हमें टर्बुलेंस वगैरह देता है, बल्कि विमान अगर खराब मौसम के अंदर चला जाए तो क्षतिग्रस्त हो सकता है, एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है। हमारा शीतकालीन मौसम होता है, उसमें फॉग पूरे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रभावित करता है, तो विजिबिलिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, तो उससे भी हमारा काफ़ी प्रभाव पड़ता है उससे। और उससे बचने के लिए काफ़ी सारे तरीके ईजाद किए गए हैं जिसको कि हम अपनाते हैं ताकि उन खतरों को हम अवॉइड कर सकें। हरियाणा सरकार में मंत्री और देश के जाने माने उद्योगपति ओपी जिंदल भी हवाई त्रासदी का शिकार हुए थे। 31 मार्च 2005 चंडीगढ़ से दिल्ली की उड़ान थी। यूपी के सहारनपुर के पास हेलीकॉप्टर गिर गया। जांच के लिए कोई आयोग नहीं बना। साधारण जांच में इंजन फेल होने की बात सामने आई थी। मैं समझता हूँ ये जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी डीजीसी है, इनकी कमी बेशी है। ये जहाज जो था इसका ओवरऑल कहाँ हुआ, कब हुआ, कितनी देर से हुआ, इसका पहले भी पिछले साल भी इसी जहाज का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी डीजीसी ने। ये जो रेगुलेटरी बॉडी है उनका फर्ज बनता है कि पायलट की ट्रेनिंग का ख्याल रखे कि पायलट ने लास्ट ट्रेनिंग कब करी है, उसके सिमुलेटर पे ट्रेनिंग होती है। ऑल इमरजेंसी जो होती है जहाज की वो सिमुलेटर पे ट्रेन की जाती है। वो देखना है पायलट का एक्सपीरियंस कितना था, लास्ट ट्रेनिंग कब करी है उसकी, और इसको कानून एविएशन कानून का कितना नॉलेज, वो सारा टेक्निकल नॉलेज चेक करके ही उस पायलट को कमांड में जहाज दिया जाता है। और हर हवाई दुर्घटना की जांच निश्चित तौर पर आयोग बनाकर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी दुर्घटना का विस्तार बड़ा होता है। एक्सीडेंट अगर पर्सनल है तो उसमें किसी भी स्तर पर नुकसान की आशंका रहती है। पर्सनल से मतलब जो केस अभी हमने आपको बताए, जिसमें किसी एक व्यक्ति के जाने से नुकसान हर तरफ होता है। अब ऐसे केस में
अगर आशंका को दूर नहीं किया जाता तो पीड़ित पक्ष ताउम्र परेशान रहता है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से समाज में अविश्वास और सुरक्षा भी जन्म लेती है कि जब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की क्या विस्तार है। पॉलिटिक्स में बिना उचित जांच के क्लोज किए गए एक्सीडेंट्स नैरेटिव बनाने का काम करते हैं, जो कि इतिहास सबसे भविष्य तक जीवित रहते हैं। राजनीति में तो कहा ही जाता है कि जिंदा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मुर्दा। जब जरूरत होती है कब्र से निकालकर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आज के शो में बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए NETV।